हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ क्लास 10 सिविक्स का जो है चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म डिस्कस करने वाले हैं। इसमें काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग का जो लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, फेडरलिज्म जो है ये क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट से ये कैसे अलग है, क्या ज़रूरत पड़ी कि जो है फेडरल गवर्नमेंट बनाना पड़ा, साथ ही साथ फेडरलिज्म के जो 7 फीचर्स हैं वो हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपका डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, सबका अपना जुस्टिफिकेशन मतलब अपना लीगल राइट्स होना चाहिए, एक आपका कोर्ट होना चाहिए। वो सातों फीचर्स को डिस्कस करेंगे और इंडिया में वो फीचर्स कैसे हैं, साथ ही साथ इंडिया जो है प्रैक्टिस कैसे करता है फेडरलिज्म को। इसके अलावा जो है हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग जो डिफरेंट केस स्टडी दिया है, फिर चाहे वो नेपाल वाला हो, राजस्थान वाला मैटर हो या फिर जो लिंग्विस्टिक सर्वे हो, वो सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो कोलिशन गवर्नमेंट की बात की गई है और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का दिखाया गया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या अचीवमेंट, क्या फेलियर रहा, और फिर जो है हम लोग टर्म्स जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या देखा था, शेयरिंग, पावर शेयरिंग की हमने बात की थी कि पावर शेयरिंग जरूरी है, इससे जो है मतलब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता है और जो है मतलब बर्डन कम होता है और ये सही रहता है। पावर शेयरिंग को हमने चैप्टर 1 में देखा था, जिसमें जो है पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट भी दिया हुआ है, पावर शेयरिंग जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है वो भी दिया हुआ है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग उसको ज़रा देखते हैं कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो बोलते हैं ना कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो फेडरलिज्म जो है ये लैटिन वर्ड फीडस से आया है, जिसका मतलब पैक्ट होता है या अलायंस होता है। अब आप जानते हैं कि इंडिया में जैसे 28 स्टेट्स हैं और जो पीएम मोदी हैं ये पूरे देश को लीड करते हैं, प्रधानमंत्री हैं। वैसे हर स्टेट का अपना जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो देखिए, जो डिवीज़न ऑफ पावर और जो पावर शेयरिंग है कि सेंटर जो है वो स्टेट के साथ करता है और हर स्टेट में जो है वो जैसे गांव भी हैं और शहर भी हैं। तो गांव में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका पंचायती राज सिस्टम है और शहर में जो है म्यूनसिपैलिटी है। तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन डिफरेंट टीयर्स, ठीक है, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। और इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरेशन है, ठीक है। फेडरेशन और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस टाइप का है, फेडरलिज्म है। ये दोनों जो है मिलता जुलता टर्म है। साथ ही साथ जो ये शेयरिंग ऑफ पावर है ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है कि सेंटर को चलाने के लिए पीएम, स्टेट के लिए सीएम, डिस्ट्रिक्ट में डीएम, केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल फेडरलिज्म। इसमें क्या है कि हम लोग आगे देखेंगे कि ये फिजिकल फेडरलिज्म भी होता है। जैसे कि जो सेंटर है उसके अपने जो है कि कौन कौन सा टैक्स जो है सेंटर ले सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ। जो ज़मीन का मैटर है, ज़मीन जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, ठीक है, तो उस पर जो है आपको स्टेट टैक्स लेती है। तो ऐसे वेल डिफाइंड है। अब यहाँ मैंने आपको दिखाया है क्या कि जैसे सेंटर है जिसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो उसका अपना सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट, स्पेस, डिफेंस, पोस्ट ऑफिस, ये सब जो है सेंटर में आते हैं। जो पुलिस लैंड हो गया वो स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फेडरलिज्म, जहाँ पे पावर शेयरिंग हो बिटवीन डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन नॉट ओनली पॉलिटिकल बट फिजिकल भी, ठीक है। ये हम लोग समझे फेडरलिज्म। अब हम लोग जानेंगे क्या कि अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि अगर 193 कंट्रीज़ हैं तो आपको जो है 25 कंट्रीज़, खासकर जो बड़े कंट्री हैं वहाँ पे आपको जो है फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और जो 40% जो है पॉपुलेशन इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, नेपाल है, जो कि छोटी कंट्री है, वहाँ भी जो है आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ये भी जानना जरूरी है कि फेडरलिज्म जरूरी क्यों है, वाई फेडरलिज्म, है ना। तो हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 में बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा,
और साथ ही साथ श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देखा। तो हमने देखा कि श्रीलंका में जो है 74% लोग जो है वो आपको सिन्हालीज हैं और 16% जो है वो आपके तमिलियंस है, ठीक है। लेकिन जब श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये सिन्हालीज हैं, ये तमिलियन हैं, जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, इनको कोई पोजीशन नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो वहाँ 1956 में जो लैंग्वेज की वहाँ पे मतलब जो ऐड किया गया उसमें बस सिन्हालीज के लैंग्वेज को ऐड किया गया, तमिलियंस को जो है प्रोविज़न नहीं मिला। इसके चलते श्रीलंका में जो है कितना ज़्यादा वायलेंस जो है मतलब रहा, तब मतलब एलटीटी ने वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया, कितने लोग की जान गई, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। लेकिन बेल्जियम ने जो है ये मिस्टेक नहीं किया। बेल्जियम में भी जो है 59% जो है लोग डच बोलते हैं, 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं, 1% मतलब वो जर्मन बोलते हैं। और शुरू में जो बेल्जियम है वो क्या था आपका, कैसा कंट्री था वो आपका, बेल्जियम जो है वो यूनिटरी कंट्री था। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें प्रॉब्लम होने लगी तो उसने अपने आप को फेडरल में कन्वर्ट कर दिया। तो फेडरलिज्म का जरूरत इसलिए पड़ता है, यहाँ पे पूछा गया ना कि वाई फेडरलिज्म, ताकि एक तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी जो है राइट्स मिले, ठीक है, और साथ ही साथ अननेसेसरी प्रॉब्लम जैसे श्रीलंका में देखने को मिला वो ना हो। पावर शेयरिंग से जो है जो सेंटर है उसका भी जो है बर्डन कम होता है और जो स्टेट हैं उनको प्रॉपर डेवलपमेंट का मौका मिलता है। प्लस ये जो लोग हैं उनके भी डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। दैट्स वाई फेडरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन एज वेल एज इट्स पीपल, ठीक है। अब जो फेडरेशन है वो कितने टाइप का होता है दोस्तों, वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। फेडरेशन एक होता है जिसमें स्टेट पहले बना और फिर उन्होंने मिल के जो है वो कंट्री को बनाया, ये आपका कहलाता है क्या, कमिंग टुगेदर, ठीक है। ये है कमिंग टुगेदर। जैसे अमेरिका केस में हम लोग देखते हैं कि जो है स्टेट्स पहले बने और उसके बाद जो है मतलब कंट्री बना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है वो होल्डिंग टुगेदर वाला केस है, ठीक है। इंडिया में जो है होल्डिंग टुगेदर है कि कंट्री पहले बना फिर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। इंडिया बेल्जियम में देखने को मिलता है। और डिफरेंस क्या है, चूंकि यहाँ पे स्टेट्स मिल के बनाए थे, ठीक है, तो सभी स्टेट्स को, जैसे अमेरिका में 50 स्टेट है तो सभी स्टेट को ऑलमोस्ट सेम पावर है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये देखने को मिलता है कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपका, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसका जो काफ़ी सेंसिटिव है, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा, एट द सेम टाइम वहाँ पे उसका इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है। तो हमको देखने को मिलता है कि आर्टिकल 371, ठीक है, उसमें अलग अलग है। ए में जो है नागालैंड को मिला हुआ है, बी में आसाम को मिला है, सी में मणिपुर को मिला, ऐसे करके जो है मतलब राज्यों को अलग अलग जो है इंपॉर्टेंस दिया गया। ये डिफरेंस देखने को मिलता है कमिंग टुगेदर में और होल्डिंग टुगेदर में। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन बताया गया जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हमने बात किया ना कि सेंटर का अपना, केंद्र सरकार का अपना कानून बनाने का जो है पार्लियामेंट बनाता है और उसका सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 100। वैसे जो स्टेट है, राज्यों का विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके अपने सब्जेक्ट हैं, वो 61 पे बना सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो कि ना ही सेंटर में आते हैं ना ही स्टेट में आते हैं, उसको कॉन्करेंट बोलते हैं, और इसमें 52 सब्जेक्ट्स पे दोनों मतलब कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है और पूछा गया है, कॉन्करेंट में जैसे सेंटर भी बना सकता है, केंद्र सरकार भी, स्टेट भी बना सकता है, लेकिन सेंटर को ओवर राइडिंग पावर होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री तो है, डिवीज़न ऑफ पावर तो है, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन पावर जो है वो किसके पास ज़्यादा है, जाहिर सी बात है सेंटर के पास जो है पावर ज़्यादा है। सेंटर के पास जो है, समझने के लिए बता रहे हैं कि 60% टैक्सेस आते हैं, जबकि राज्यों के पास 40% है। तो कहीं ना कहीं राज्य जो है वो डिपेंडेंट है ना। तो मतलब ये मतलब नेचर है कि इवन दो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, बट सेंटर हैज़ अपर हैंड क्योंकि इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब देखिए
मतलब सेंटर को जो है ज़्यादा अपर हैंड है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे पहला केस क्या है कि पोखरन जहाँ पे इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसको इस चीज़ से दिक्कत है, तो क्या जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक सकता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है दोस्तों ये आपका सेंट्रल लिस्ट में है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है उसको सेंट्रल लिस्ट में रखा गया है और उस पर केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, ठीक है। उस पर स्टेट रोक टोक नहीं कर सकता। वहीं गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम जो है वो नया टेक्स्ट बुक लेके आया है, तो लेकिन यूनियन गवर्नमेंट को उसमें कोई दिक्कत है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को जो है क्या परमिशन लेना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट से बिफोर दिस टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट को दिक्कत है स्टाइल और कंटेंट से लेके। तो देखिए जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन तो नहीं लेना पड़ेगा, वो बना सकता है क्योंकि ये शिक्षा का चीज़ है। लेकिन अगर बाद में यूनियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए तो उसको वो मतलब ख़त्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो एजुकेशन है वो चीज़ जो है आपका मतलब है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो मतलब सिक्किम को परमिशन है कि वो उस पर कानून बना सकता है। लेकिन वही बात है कि यूनियन गवर्नमेंट को अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर उसको चेंज कर सकता है। अब देखिए थर्ड केस, फीचर्स आंध्र प्रदेश जो है सीएम के, मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो सीएम है वो अपना अलग पॉलिसी चला रहे हैं नक्सलाइट को डील करने के लिए, और पीएम को अगर पसंद नहीं आया तो क्या पीएम इंटरवेन कर सकते हैं? तो दोस्तों जो स्टेट पुलिस का मैटर है, पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग जो है फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या जो है वो फीचर्स रहते हैं फेडरल कंट्री के। तो पहला फीचर जो दिया गया है, ठीक है, वो है आपका 2 और मोर टियर गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। तो पहला तो कंडीशन फुलफिल हो गया। मतलब दो चीज़ को हम लोग दोस्तों यहाँ पे साथ में लेके चल रहे हैं। पहला क्या? पहला आपको ये लेके चल रहा है कि क्या फीचर होना चाहिए और इंडिया में वो कैसे फुलफिल होता है। दूसरा, ईच टीयर जो है, सभी टीयर का अपना जस्टिफिकेशन, हमने आपको बताया था जस्टिफिकेशन का मतलब केवल जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कि उसको क्या क्या मतलब ना, उसका लीगल राइट क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उस चीज़ को जिक्र करना है, ठीक है, उसका राइट्स क्या क्या है। तो आपको लेजिस्लेटिव कानून बनाने के टर्म में, टैक्सेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सब में आपको जो है प्रॉपर डिवीजन किया गया है। एग्जाम्पल, सेंटर के लिए कौन कानून बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट के लिए कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद सेंटर के को 100 ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पे पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है। स्टेट को जो है 61 ऐसा सब्जेक्ट दिया गया जिस पे स्टेट ही कानून बना सकता है, ठीक है। और उसके अलावा 52 ऐसे मैटर हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं जिस पे सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सकता है। और इन केस कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो मेंशन इसमें हो तो फिर जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है, सेंटर 100, स्टेट 61, कॉन्करेंट इधर। अब टैक्सेशन में भी जो है क्लियर कट डिफाइन है कौन कौन से टैक्स हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग आगे आपको बताएंगे कि जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सेंटर ही ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 28 तो फाइनेंस कमीशन अलग चीज़ है। स्टेट जो है लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इस पर टैक्स ले सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर का अलग है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और स्टेट का अलग है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो तो पूरे देश को चलाते ही चलाते हैं, प्लस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, चीफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है सेंटर की मदद के लिए, और चीफ सेक्रेटरी जो है, स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है स्टेट का। तो चलिए दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हुआ। तीसरा, जो भी जस्टिफिकेशन है, ठीक है, केवल ओरली तो काम नहीं ना चलेगा, जो भी जस्टिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइन होना चाहिए दोस्तों। तो हम देखते हैं
कि सेंटर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में डील किया गया है, स्टेट को पार्ट 6 में, यूनियन टेरिटरी को पार्ट 8 में, पंचायती राज को पार्ट 9 में और पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटी, और सारे आर्टिकल मेंशन किए गए हैं सेंटर के लिए क्या क्या है, स्टेट के लिए क्या क्या है, सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, यूनियन टेरिटरी क्या है, पंचायत का क्या है, म्यूनसिपैलिटी का क्या है, सब चीज़ मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, अब जो पार्लियामेंट है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों है, कहीं कहीं फ्लेक्सिबल है, कहीं कहीं रिजिड है। तो अब जैसे मैंने बताया कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है और सेंटर को पावर भी ज़्यादा मिला है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल रखेंगे या पार्लियामेंट को ही सारा पावर दे देंगे तो फिर जो इंडिया जो है वो फेडरल कैरेक्टर जो स्टेट का भी सुना जाता है वैसा नहीं हो पाएगा, और पावर जो है ना वो सेंटर के पास रहेगा, इंडिया यूनिटरी बन जाएगा। इसीलिए ये प्रोविज़न रखा गया है कि आपको जो बदलाव करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, तो आपको जो है क्या है कि आपको पार्लियामेंट और मतलब सेंटर स्टेट दोनों का मतलब अप्रूवल चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि 2017 में जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जिसमें स्टेट के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सेंटर के बहुत सारे टैक्सेस को मिला लिया गया। ठीक है, तो चूंकि स्टेट का कुछ रिसोर्स जा रहा है और जीएसटी में दोनों जो है कंबाइंड हो रहा है और इसमें सेंटर स्टेट दोनों इन्वॉल्व है, तो इसको जो है ना अलग तरीके से पास किया गया। आर्टिकल 368 डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या हायर क्लासेस में समझेंगे तो उसमें 2/3 मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट का, एट द सेम टाइम जो हाफ स्टेट है उनका जो है अप्रूवल लगा, और उसके बाद जो है जीएसटी आया। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाया गया है कि इवन दो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन जो बेसिक प्रोविज़न है, जो मतलब फंडामेंटल प्रोविज़न है, उसको अगर जब चेंज करना है तो आपको स्टेट का भी अप्रूवल उसमें ज़रूरी होता है। साथ ही साथ नाइदर सेंटर नो स्टेट, दोनों से ऊपर जो है वो कौन है, कोर्ट बनाया जाता है जो कि अंपायर का काम करता है। एट द सेम टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर भी है और गार्जियन भी है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर सेंटर जो है, ठीक है, अगर सेंटर या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट करते हैं, ठीक है ना, या कुछ भी वैसा एक्ट बनाते हैं जो कि नॉट एज पार विद कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब एबॉलिश कर सकता है। ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी ऐसा चीज़ होता है जैसे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट में है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कुछ साल पहले 99th अमेंडमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया था, ठीक है, पार्लियामेंट लेके आई थी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वायलेट कर दिया था। और जो भी सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट होता है, स्टेट जैसे मान लीजिए कि डिस्प्यूट होता है, तो उसको कौन देखता है, अंपायर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट जो है उसको देखना रहता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, पहला फीचर फुलफिल 2 और मोर टीयर, 3 टीयर है, इस टायर का अपना लीगल राइट, ठीक है, अपना कानून बनाने का पावर मिला हुआ है, टैक्सेशन का पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, सेंट्रल 100 लिस्ट, स्टेट 61, कॉन्करेंट 52, रेसिड्यूरी विल गो विथ पार्लियामेंट। जुरिस्डिक्शन जो है वेल डिफाइन होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा पार्ट 5 में जो है सेंटर का मेंशन है, 6 में स्टेट है, फिर 8 में यूनियन टेरिटरी, 9 में पंचायत, 9 में म्यूनसिपैलिटी, सबका आर्टिकल भी दिया गया है। जो भी फंडामेंटल प्रोविज़न है अगर उसमें बदलाव करना है तो ये यूनिलैटरली नहीं हो सकता है, इसको जो है सेंटर स्टेट यानी कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का अप्रूवल चाहिए। एक एग्जाम्पल हमने समझा जीएसटी के थ्रू। साथ ही साथ अगर मान लीजिए जो डिफरेंट टीयर्स है उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन जो है किसको बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का,
सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सेंटर अपना जो है उसका है फील्ड, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब जो है। और अभी जो जीएसटी है इसमें 3 पार्ट है, सेंट्रल जीएसटी का सेंटर का हिस्सा है, स्टेट जीएसटी और एक आपका आईजीएसटी है, ठीक है। और स्टेट को जो है, जैसे मान लीजिए स्टेट में शराब की दुकान है, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी बनता है वो स्टेट को बनता है, लैंड रेवेन्यू मिलता है। लेकिन यहाँ दिक्कत किसको होती है यार? दिक्कत होती है जो थर्ड टियर है, जो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना रिसोर्स खुद से जो है मतलब नहीं कर पाता है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि फेडरलिज्म में जो सेंटर है, मतलब हर टियर को अपना अपना जो है ना ध्यान रखना है। तो जैसे स्टेट है उसको कंट्री का जो सेफगार्ड करना है, एग्जाम्पल जो नेशनल प्रॉपर्टी स्टेट में है, जैसे आपका रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कुछ और जो नेशनल जो सेंट्रल बिल्डिंग्स है जो वहाँ पे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना है और कुछ भी वैसा काम नहीं करना है जो यूनिटी को इम्पैक्ट करे। सिमिलरली जो सेंटर है उसको स्टेट को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और जो स्टेट्स हैं उनको अपना भी जो है रीजनल डाइवर्सिटी को भी ध्यान में देना है। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि हर एरिया का जो है अपना अपना स्पेशल नीड्स और डिमांड है। तो फेडरलिज्म इस चीज़ को मदद करता है कि अलग अलग रीजन को, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, सबको जो है मतलब फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है यहाँ पे और पहले आपको मतलब मेंशन किया गया है, जी तो हम लोग डिस्कस किया, पोखरण वाला सेम चीज़ वहाँ पे रिपीट हो गया है, जिसमें आपको बताया कि 3 अलग अलग केसेस दिए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट के। तो न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है, राजस्थान गवर्नमेंट वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एजुकेशन जो है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उसमें मान लीजिए सिक्किम गवर्नमेंट बुक अगर बना भी दी और अगर सेंटर को पसंद नहीं आया तो वो चेंज कर सकता है। और जो पुलिस है ये आपका जो भाई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें पीएम इंटरवेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने फीचर तो देख लिया, लेकिन अब क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या इंडिया में हुआ है जो इसको मतलब बनाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जैसे हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड जस्टिफिकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में सेंटर का बताया गया है, सेंटर क्या क्या कर सकता है, पार्ट 6 में स्टेट का है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी का है, पार्ट 9 में पंचायत का, 9 में म्यूनसिपैलिटी है। सेंटर में वेल डिफाइंड जस्टिफिकेशन तो है, लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ हुआ है जिससे हमको पता चलता है कि इंडिया में जो है फेडरलिज्म मतलब है। तो देखिए जो राज्यों का गठन हुआ है, जो स्टेट्स बने हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे रामचंद्र गुहा का एक मतलब जिक्र भी किया गया है, देखिए रामचंद्र गुहा वाला, कि इंडिया में लैंग्वेज जो है ना बहुत ही इमोशनल इशू है, ठीक है, बहुत इमोशनल इशू है, यहाँ पे एक मतलब बताया गया है। और रामचंद्र गुहा का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि अगर लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है, अगर लैंग्वेज के आधार पे स्टेट नहीं बनते तो इंडिया का फेट, जैसे हुआ ना कि इंडिया से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो बहुत ज़्यादा लाखों लोग की जान चली गई, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट नहीं बनते तो इंडिया का फेट उससे भी खराब होता, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक स्टेट की, और पहले जो है चूँकि इंडिया पाकिस्तान का मतलब ये पार्टीशन हो गया था, जो गवर्नमेंट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाने के चक्कर पे नहीं थी। फिर 1953 में आंध्र प्रदेश में एक गांधीयन लीडर हुए, पोटी श्री मल्लू, जिन्होंने फास्ट किया। ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, अभी क्लास 10 में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको जो है जहाँ रामचंद्र गुहा का जिक्र है वहाँ पे आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में मतलब दिया गया है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या, ठीक है। आगे पीछे करके जो एनसीईआरटी बुक में कोई चीज़ दे देता है।
तो पहले गवर्नमेंट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि देश का पार्टीशन हो गया था, सरकार डरी हुई थी कि अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश में एक अच्छे लीडर, गांधी लीडर ने मतलब फास्ट रखा, उनका डेथ हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1953 में जो है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, है ना, जिसके हेड फजल अली थे। और फिर इसने अपना रिपोर्ट 1955 में सौंपा और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे 1956 में एक्ट आया। 1956 में एक्ट आया और फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जो विद पैसेज ऑफ टाइम और बढ़ते गए। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव रहा, बहुत अच्छा मूव रहा। नहीं तो फिर वही होता, वन नेशन वन लैंग्वेज, लेकिन 14-15, क्योंकि सबका होता है ना, लैंग्वेज से सबको अपना प्यार है ना। जो कर्नाटक वाले कन्नड्स हैं उनको अपना, तमिलियंस को अलग, मराठी अलग, बंगाली अलग। ठीक है, तो एक मतलब केवल लैंग्वेज नहीं है ये, अपना जो है ना इमोशनल इशू है। फिर लैंग्वेज पॉलिसी में भी, एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन किया ही गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। एट द सेम टाइम जो लैंग्वेज पॉलिसी है, जो श्रीलंका ने मिस्टेक किया था अपने यहाँ, कि इवन दो उसके यहाँ अच्छा खासा पॉपुलेशन जो है आपको तमिलियंस का भी था, लेकिन जब 1956 में अपने यहाँ उसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लैंग्वेज डिक्लेयर किया ऑफ मतलब नेशनल लैंग्वेज, तो वो मतलब सिन्हालीज का लैंग्वेज उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने हालांकि ये कहा था कि इंग्लिश को हम लोग स्टॉप कर देंगे 1965 में, लेकिन जब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल ये सब जो अपोज करने लगे तो इंग्लिश को कंटिन्यू रखा गया। साथ ही साथ हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान में रहे दोस्तों, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट द नेशनल लैंग्वेज। और साथ ही साथ एक 8 शेड्यूल भी बनाया गया जिसमें कि डिफरेंट रीजन के 22 लैंग्वेजेस को जो है शामिल किया गया है। तो इंडिया ने जो है फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी रखी, एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया और जो है फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी रखी। और अब जो थर्ड पर्सपेक्टिव है, कैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है वो फेडरलिज्म की भावनाओं को मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कैसे यहाँ फेडरलिज्म होता है, इसको यहाँ पे आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दिया है। एक डायग्राम में जो इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, वो स्टेट्स को जो होता है ना, स्टेट्स जस्ट लाइक बैगर यहाँ पे हैं और इंदिरा गांधी जो है उनको प्रोवाइड कर रही है। और दूसरे में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, और वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है गवर्नमेंट बनाए। एक टर्म आपको देखने मिलेगा, कोलिशन गवर्नमेंट, कोअलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग पार्टी मिल के करते हैं तो उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। इसको और अच्छे से आपको यहाँ पे समझाएंगे। देखिए लोकसभा में 543 सीट्स हैं अभी, ठीक है, और सरकार बनाने के लिए आपको मोर देन हाफ सीट चाहिए। ठीक है, तो 272 मान लीजिए कि आपको सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे आपको मतलब हम यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल समझा है। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए कांग्रेस, जो 1952 से लेकर 1989 तक अकेले कांग्रेस पार्टी को जो है ये नंबर मिल जाता था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फेडरलिज्म जो है, जो स्टेट है, उनको उतना जो है इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। इसलिए इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है कि जो स्टेट है अलग अलग, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, सब जो है एज ए बेगर जो है मतलब मांग रहे अपना हिस्सा या अपना जो शेयर है। ठीक है, मतलब इससे फेडरलिज्म जो है उसके स्पिरिट को नुकसान पहुंचता है। कब? जब सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनती थी तब। लेकिन 1989 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया और अभी भी ऐसे ही चल रहा है कि किसी एक पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। और फिर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाना है तो उसमें आपको जैसे अगर हम अभी की ही बात करें, ठीक है, अभी मोदी सरकार की ही बात करें तो मोदी सरकार में जो है नीतीश कुमार बिहार, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, ठीक है, और भी 1-2 पार्टी का जो है मतलब सपोर्ट मिला, तब जाके जो है ये चीज़ हुआ है।
तो इसको बोलते हैं क्या, कोalition गवर्नमेंट। और ये क्योंकि स्टार्टिंग में बस कांग्रेस ही मेजर पार्टी थी, कांग्रेस का जो है इंडिपेंडेंस में बहुत अहम रोल रहा था, तो इसलिए उसको अकेले जो है सीट आराम से मिल जाता था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो चेंज हो गया है 1989 ऑनवर्ड्स। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलके ये करती है, तो इसमें जो होता है ना, जो पावर शेयरिंग रहता है, अब जो है मोदी जी को जो है, चूँकि नीतीश कुमार का भी सपोर्ट है, चंद्रबाबू नायडू का भी सपोर्ट है, तो इसलिए बिहार को भी ध्यान देना है, कर्नाटक को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें फेडरल जो मतलब पावर शेयरिंग अच्छे से होती है और फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलता है कोलिशन गवर्नमेंट के केस में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उस चीज़ को आपको इस डायग्राम से समझाया गया है, ठीक है। अब लास्ट में आपको एक लिंग्विस्टिक सर्वे दिखाया गया जो 2011 का है। इसमें बताया गया कि जो सेंसेक्स है, जो कि हर 10 साल पे होता है, उसमें 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को जो है मदर टंग के रूप में बताया गया है। और ग्रुपिंग करने के बाद जो 1300 लैंग्वेजेज हैं, उनको डिफरेंट ग्रुपिंग करने के बाद 121 जो है मेजर लैंग्वेजेस फाउंड हुए हैं, जिसमें कि 22 जो है 8 शेड्यूल में दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी, जैसे हम हिंदी को इतना करते हैं, इवन दो हिंदी भी जो है ऑलमोस्ट बस 44% लोग ही बोलते हैं। कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है जो कि मोर देन 50% है, और इंग्लिश तो और भी 0.02% लोग ही बोलते हैं, ठीक है। और उसमें वही चीज़ है, रामचंद्र गुहा का जो आर्टिकल छपा था 2006 में, उसका जिक्र किया गया है कि अगर एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पे लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो फिर एक लैंग्वेज तो रहता, लेकिन जो इतना यूनिटी है, जो हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो इंडिया का इतना एरिया है, ठीक है, ये यूनिटी हम लोग को नहीं दिखती। और होता है ना, यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग जो है मतलब बना हुआ रहता है। तो ये चीज़ मास्टर स्ट्रोक रहा। और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी इम्पोज नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि श्रीलंका के टाइप से जो है सिन्हालीस के लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। हमने जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन है कि 8 शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज को जगह दी गई है, जिसके थ्रू जो है कामकाज हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में फिर जैसे अगर आप फेडरलिज्म का बात कर रहे हैं, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो हमने इंडिया केस में देखा ही कि इंडिया केस में क्या है, आपका 3 टीयर गवर्नमेंट है। सबसे टॉप पे सेंटर है, उसके नीचे जो है स्टेट है, और फिर स्टेट के नीचे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी आते हैं। तो इसको बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप पावर सेंटर स्टेट से लेके नीचे लेवल पे देते हैं, तो फिर जो है उसको आप डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, कि पावर का जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की? क्योंकि देखिए भारत इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, कि अगर यूपी की पॉपुलेशन की बात करें 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो रशिया से भी जो है ज़्यादा है। अगर महाराष्ट्र का एरिया का बात करें तो वो जर्मनी के बराबर है। तो सोचिए जब इतना पॉपुलेशन है, जब एरिया इतना ज़्यादा है, तो फिर सेंटर पे बैठे बैठे जो है हम नीचे लेवल का प्रॉब्लम कैसे जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि दिल्ली में कोई सेंटर में बैठा है, तो झारखंड के गांव में क्या प्रॉब्लम है, बिहार के गांव में क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे अच्छे से डील हो सकता है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? चूँकि जो है लोकल जो नीड्स और डिमांड है उनको पूरा किया जा सके, जो वास्ट कंट्री डाइवर्सिटी है उसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सके, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। आप जानते हैं दोस्तों कि जो डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले जो है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, लोग सीधे पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो अब हम लोग क्या होता है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एमएलए स्टेट में और एमपी जो है सेंटर पे, और ये जो लोग हैं इनके एस्पिरेशन को जो है डील करते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन हम गांव में क्या देखते हैं कि मान लीजिए
गांव में मान लीजिए 5,000 की आबादी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राम पंचायत है और ये सब जो है जो भी गांव में 18 साल से ऊपर है ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो लोग जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पे। या भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 से स्टार्ट किया है क्या, GPDP। हालांकि आपको ये जो है मतलब नहीं दिया गया है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि जो ग्राम सभा गांव के स्तर पे होती है ग्राम पंचायत, और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, जो भी 18 साल से ऊपर है। तो जो ग्राम सभा के सदस्य हैं ये ग्राम पंचायत को बताते हैं कि लोकल एरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो रही है, ठीक है। और आज़ादी के टाइम पे तो आर्टिकल 40, क्योंकि गांधी जी का जो कोटेशन है कि जो भारत है वो गांव में रहता है, तो ये प्रोविज़न तो था कि गांव मतलब गांव पे फोकस करना है, लेकिन कैसे करना है, ठीक है। गांव के लिए पंचायत होना चाहिए लेकिन कंपलसरी तो नहीं था। इसीलिए जो स्टेट है कभी पंचायत का चुनाव करवा रहे हैं, कभी नहीं करवा रहे हैं, है ना। मतलब अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो 1953 में ही जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है इंडिया में पंचायती राज का शुरुआत हो गया था, ठीक है। लेकिन वही बात है कि मैंडेटरी नहीं है इलेक्शन करवाना, तो जैसे तैसे जो है काम चलता था और इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम होता था। फिर आपको 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट गांव के लिए, 74th अमेंडमेंट शहरों के लिए, यहाँ पे देखिए। और फिर ये जो है ये 3 टियर है ग्राम पंचायत, ये तो पहले से ही था लेकिन वही आपको बोला मैंडेटरी होता नहीं था। और शहरों में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, जैसे आपका मद्रास मतलब चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, और 5 से 10 लाख की आबादी के लिए म्यूनसिपैलिटी, ये 74th अमेंडमेंट है। लेकिन बदलाव क्या आया पहले और बाद में, ठीक है। मतलब 1992 में जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, उसके पहले क्या था, ना ही जो है प्रॉपर टाइम पे इलेक्शन हो रहा है, बहुत से स्टेट में तो है ही नहीं। उसके बाद जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, सीट्स रिजर्व नहीं है, ये सब प्रॉब्लम था। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या बदलाव देखा गया, मतलब पहले और बाद में। लेकिन जब बाद में ये 73rd 74th अमेंडमेंट हो गया तो आपको क्या बदलाव देखा गया कि चुनाव जो है आपको मैंडेटरी प्रोविज़न ला दिया गया। क्या बनाया गया आपको, आर्टिकल 243 के थ्रू जो है मतलब प्रोविज़न ऐड किया गया 243 से 243O तक पंचायत के लिए, और फिर आपका 243P से लेके 243ZD तक जो है म्यूनसिपैलिटी के लिए। स्ट्रक्चर दोस्तों आप एक बार समझ लीजिए कि जैसे गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, बहुत से गांव मिलके ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक पे पंचायत समिति होता है और डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद होता है। वैसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी 3 टियर होता है, ठीक है, वार्ड मेंबर से लेके मतलब 3 अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। 3 टियर नहीं, वहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। और आपका जो है मेयर इसको हेड करते हैं म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। उसके बाद सीट रिजर्व करना किसके लिए, SC ST OBC के लिए, 1/3 सीट्स विमेन के लिए। हालांकि बहुत से स्टेट में फीमेल्स के लिए जो है 50% सीट आरक्षित कर दिया गया है। और चूंकि सीट रिजर्व किया गया है, इससे जो है वीकर सेक्शन को, SC को, ST को, OBC को, विमेन को मतलब एक एम्पावरमेंट हुआ इन लोगों का, इन लोग को। क्योंकि देखा गया कि विमेन जब बन रही हैं मुखिया सरपंच बन रही तो अपना काम अच्छे से कर रही हैं, कोई दलित बन रहा तो अच्छे से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रेस्टीज में इस सब में जो है सम्मान देखने को मिला है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, एक होता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका काम क्या होता है, नेशनल लेवल पे लोकसभा का चुनाव कराना, राज्यों का चुनाव करवाना, ठीक है। जैसे अभी झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में सब चुनाव हुआ, तो इसका काम ये होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव मतलब करवाना, ये सब जो है काम ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन
स्टेट में पंचायत का चुनाव, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव वो कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इंडिया में 28 स्टेट है तो 28 स्टेट इलेक्शन कमीशन है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू भी शेयर करना होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी दोस्तों रहता है। अब अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नीचे लेवल पे, मतलब पंचायत म्यूनसिपैलिटी मिला के। और जैसे मैंने बताया SC ST बैकवर्ड क्लास विमेन, ये सबको एम्पावरमेंट में काफ़ी मदद मिली है। और आप देखते ही हैं कि गांव में इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ में बदलाव हुआ है। लेकिन फेलियर क्या है कि जैसे पंचायत को है 29 सब्जेक्ट दिया गया जिस पे ये टैक्सेशन कर सकता है, म्यूनसिपैलिटी को जो है 18 सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन स्टेट जो है इनको फ्री हैंड नहीं दिया है। तो ये अपना रिसोर्सेज जो है वो मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं, फाइनेंस की जो है वो कमी हो जाती है। और इसी वजह से ग्राउंड लेवल पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप देखिए गांव में कहाँ उतना बढ़िया स्कूल या उतना बढ़िया हॉस्पिटल कहाँ है यारो, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ फंक्शनरीज, प्रॉब्लम मतलब होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि कैसे ब्राज़ील में डिसेंट्रलाइजेशन के साथ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी जो है उसका एग्जांपल देखने को मिलता है। वहाँ पे जैसे हमने बात किया ना कि शहरों के लिए म्यूनसिपैलिटी, तो ब्राज़ील के जो शहर है पोर्टो एलगीरो, वहाँ पे क्या किया गया है कि म्यूनसिपैलिटी तो उनका है, म्यूनसिपल काउंसिल, इसके साथ ही साथ लगभग जो है एक पैरेलल एक बॉडी बनाई गई है जिसमें वहाँ के लोग 13 लाख लोग जो हैं शहर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि रुपए कहाँ खर्च करने हैं, ठीक है। एक नया मतलब इसमें चीज़ लिया गया है और इससे जो है काफ़ी सुधार आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना कि नगर पालिका तो चलो इंडिया में फॉर्मेशन होता है और नगर पालिका अपना फाइनेंस जो है विथ खुद डिसाइड करती है। लेकिन ब्राज़ील में क्या हुआ है कि नगर जैसे वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल तो है, लेकिन जो उसका बजट बनता है उसमें लोगों को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग में। जो 20,000 लोग हैं वो लगभग अपना पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे जो है काम होता है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे आपको पता है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोग रहते हैं तो वहाँ पे उनका भी ख्याल रखा जाता है, बसेस चलती हैं और उनको जो है निकाला नहीं जाता बल्कि उनको अच्छे से सेटल करते हैं, उनको भी जो है एजुकेशन की और बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट ये ब्राज़ील में हुआ है और कुछ ऐसा ही चीज़ जो है वो केरल में कहीं कहीं जो है वो हो रहा है जिसमें ऑर्डिनरी पीपल को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ जो स्कीम चलता है जैसे मनरेगा, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जिसमें 100 दिन का काम मिलता है, ठीक है। तो अब ये मनरेगा में क्या होता था कि पेपर पे दिखा दिया कि इतना स्कूल बना है या इतना टॉयलेट बना है, लेकिन वो रियल में होता नहीं था। तो उसका सोशल ऑडिट, मतलब कुछ लोग जो है उस गांव के जाके देखेंगे कि सही में ये ग्राउंड पे हुआ है या नहीं हुआ है ना। मतलब जब लोकल पार्टिसिपेशन होता है, जब लोकल ऑडिट रहता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आती है और काम भी अच्छा होता है। उस चीज़ को जो है ये पोर्टो एलगीरो के हिसाब से जो है मतलब समझाया गया। अब लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे और आपसे पूछेंगे कि चलिए हम लोग ने ये तो जाना कि इंडिया जो है यूनिटरी नहीं है, फेडरल है, बट क्या हम इसको रियल सेंस में फेडरल कह सकते हैं? ठीक है, क्योंकि पहले तो आपको समझना जरूरी था कि यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है। यूनिटरी जो कि अपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है उसका ध्यान नहीं रखता है, अपना मनमानी करता है और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जबकि फेडरल जो है अपने कंस्टिट्यूएंट यूनिट को, जैसे सेंटर जो स्टेट को साथ में लेके चलता है और डिवीजन ऑफ पावर रहता है, उसको हम फेडरल बोलते हैं। बट क्या इंडिया जो है सही में फेडरल है? तो हम देखते हैं कि जो स्टेट है वो अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए सेंटर पे डिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में और भी प्रोविज़न है जो कि सेंटर को अपर हैंड देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हम क्लियर कट नहीं बोल सकते कि इंडिया जो है फेडरल है। इसलिए बहुत से जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने जो है इंडिया को क्वाजी फेडरल मतलब कि
हाफ फेडरल का दर्जा दिया है कि फेडरल तो है लेकिन जैसे डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में सेंटर का ही डोमिनेशन रहता है, और भी कुछ कुछ जैसे रेसिड्यूरी पावर है उसमें सेंटर ही बना सकता है। इमरजेंसी जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो उसमें स्टेट का बहुत सारा जो पावर है वो सेंटर ले लेता है। तो जब हम ये सब चीज़ देखते हैं तो हमको कहना पड़ता है कि इंडिया इज़ नॉट फेडरल इन कंप्लीट सेंस, क्योंकि फिजिकल टर्म में हम लोग देख लिए, टैक्सेशन के उसमें देख लिए, उसके बाद इमरजेंसी का केस है जहाँ पे सेंटर डोमिनेट करता है। इवन जो स्टेट के में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वहाँ पे सेंटर का हस्तक्षेप होता है। सेंट्रल लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब चलते जो है इंडिया जो है वो, ये बेटर हुआ कहना कि इंडिया इज़ ए क्वाजी फेडरल नेशन। खैर ये हम लोग को हर क्लास में पढ़ना है, अभी बस आप यही जानिए कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ फेडरल नेशन एंड इट इज़ नॉट यूनिटरी। और इंडिया एक फेडरेशन है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। थैंक यू।